जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। इसमें के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें वही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना ही इधर उधर देखे हुए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट और सर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का सवाल क्या है। आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 है कि किस प्रकार के चुंबक का उपयोग दरवाजे के ताले में किया जाता है। किस प्रकार के चुंबक का उपयोग, तो वो कौन सा चुंबक होता है जो दरवाजे के ताले में किया जाता है, तो वो होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है? विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तभी तक वह चुंबकीय गुण दर्शाता है। विद्युत का प्रवाह हटा देने पर उसमें का चुंबकत्व खत्म हो जाता है, उसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। और स्थायी चुंबक वो होता है जो एक बार चुंबकत्व प्राप्त करने से उसका चुंबकत्व हमेशा के लिए रहता है, उसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि किस प्रकार के माध्यम से ठोस से गैस में परिवर्तन होता है बिना द्रव चरण से गुजरे। किस प्रकार के माध्यम से ठोस से गैस में परिवर्तन होता है बिना द्रव चरण से गुजरे। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव के रूप में परिवर्तित हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग देखे होंगे कपूर जो होता है वह बिना द्रव में बदले हुए सीधा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है कि किस जानवर के खून का रंग नीला होता है। किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? नीला उसी जानवर का खून का रंग होगा जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। जिस भी जानवर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनका खून लाल रंग का होगा। तो ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसका खून लाल ना होकर नीला होता है, मतलब कि उसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। आप लोगों को पता होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और बुध जो होता है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी होता है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह होता है मंगल। मंगल ग्रह पर अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है जिसके कारण उसका तापमान उच्च होता है और उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और आप लोगों को ये भी बात बता दूँ कि सूर्य के अनुसार दूरी के अनुसार सूर्य से स्थित ग्रह कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये होता है ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार। और जो ये भी बात बता दूं कि सौरमंडल में जो होता है वो हमारे अगर सबसे नज़दीक तारे की बात करें धरती से तो सबसे नज़दीक तारा होता है सूर्य। सूर्य जो होता है वो हमसे सबसे नज़दीक में तारा होता है। और जो सबसे दूर नहीं, जो दूसरे नंबर पर होता है वो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो होता है वो हमारा दूसरा एक तारा है जो हमसे सबसे नज़दीक में होता है। वहाँ तक जाने के लिए आप अगर लाइट के स्पीड से जाएंगे तो आपको टोटल 4 वर्ष लगेंगे वहाँ तक जाने में। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित होता है। फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी ये फाइबर होता है जिसमें प्रकाश बिना विचलित हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षय हुए भेजा जा सकता है, तो उसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर वह कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह बिना मुड़े हुए चले जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे तेज पुनर्जीवित होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे तेज पुनर्जीवित होता है, मतलब कि कौन ऐसा जो हमारा अंग है जो थोड़ा सा भी उसमें खरोच लग जाने पर वो अपने आप को सबसे जल्दी ठीक कर लेता है, तो वो होता है त्वचा। त्वचा जो होता है वो सबसे जल्दी हम लोगों का पुनर्जीवित होता है।
अगला सवाल देखिए क्या है कि कौन सा पदार्थ बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रोड बोले तो जो एक प्लस वाला सिरा होता है और एक माइनस वाला सिरा होता है बैटरी में, तो वो किसका बना होता है, किसका उपयोग होता है। तो उसका उपयोग होता है ग्रेफाइट और जस्ता का उपयोग होता है। ग्रेफाइट और जस्ता का उपयोग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि कौन सा धातु हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। तो एक सोडियम होता है जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। इन दोनों का क्रियाशीलता एकदम हाई होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि कौन सी गैस पेट्रोल के इंजन में उत्सर्जित होती है। तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो C और O, यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, किस खगोलीय घटना के कारण दिन और रात होते हैं। किस खगोलीय घटना के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। वही बात करें कि किस घटना के कारण मौसम बदलता है। तो पृथ्वी के जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, उसी कारण मौसम हमारा बदलता रहता है। अभी जैसे कि ठंडी का मौसम आ गया तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ चुकी है। हम लोग पृथ्वी के नज़दीक आ चुकी है और हम लोग जो है वो सूर्य से दूर चले गए हैं, इसलिए ठंडी का मौसम आ गया है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि गर्मी के दिन में पृथ्वी हमारे सूर्य से नज़दीक आ जाती है और ठंडी के दिन में पृथ्वी हमारी दूर चली जाती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठंडी के दिन में पृथ्वी हमारे सूर्य से नज़दीक आ जाती है और गर्मी के दिन में दूर चली जाती है। अगला सवाल देखिए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो सबको पता होगा कि 206। अगला सवाल देखिए क्या है कि कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में हमारी मदद करता है। कौन सा पौधा। तो वो होता है चना का पौधा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो उसको हम लोग उपयोग करते हैं सोलर सेल का उपयोग करते हैं, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एक देखिए इसमें ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है अपचाई और एक होता है ऊंचाई। ऊंचाई जो होता है वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में करता है और अपचाई जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे जो गांव में लगा रहता है वो होता है अपचाई, जो हाई वोल्टेज को 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करता है। उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे लंबी जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है और उसको हम लोग बोलते हैं फीमर उसको हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो वो होता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि विद्युत बल्ब का प्रमुख आविष्कार किसने किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ये अपने आविष्कार में बहुत बार फेल हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना था और आखिरकार इसने बल्ब की आविष्कार कर ही दी, जिसके सहारे हम लोग रात में देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है। तो ओजोन परत जो होती है वो ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है O3, इसको हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग होता है। कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग होता है। तो क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग होता है। अगला सवाल है कि पानी में बर्फ़ क्यों तैरती है। पानी में बर्फ़ क्यों तैरती है। तो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, कि बर्फ़ का वजन पानी से अधिक होता है, कि पानी बर्फ़ को ऊपर धकेलता है, कि बर्फ़ ठोस होती है इसलिए। तो इसका मेन कारण है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती रहती है। जिसका भी घनत्व कम होगा वो उसके ऊपर तैरेगा। जैसे कि अगर किरोसिन तेल की बात करें तो उसका भी घनत्व कम होता है और वो पानी में ऊपर तैरने लगता है। किरोसिन तेल मीन्स होता है मिट्टी का तेल। अगला सवाल देखिए क्या है कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। तो वो वैज्ञानिक का नाम है लववाजिए वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का
नियम दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। अगला सवाल देखिए क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, तो 5 परतों में। अलग अलग परत होता है, उसमें से 2 परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे ही होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि किस जीव को पृथ्वी का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। किस जीव को, तो गिद्ध को। जो गिद्ध होता है वो सड़ा हुआ मांस खाता है, लेकिन अब हमारे भारत में गिद्धों की बहुत कमी हो गई है। ये ऐसा जीव है जो लुप्त होने के कगार पर है। ये जो होता है वो सड़े गले मांस को भी पचा लेता है। इसके पेट में बहुत अधिक अम्लीयता पाई जाती है। वहीं अगर सड़ा गला मीट अगर कोई और जानवर खा ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी या उल्टी हो सकती है। देखिए ऐसे ही सवाल हम आपके लिए कराने वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि रोज़ हम वीडियो अपलोड करते हैं रोज़ आपके पास नोटिफिकेशन जाए कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आइए इसे देख लीजिए। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उस वीडियो का लाभ ले सके, और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए अगला सवाल है कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। ये सवाल तो 2-3 बार हो चुका है कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, तो मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंग की खोज। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली होती है। कौन सी धातु, तो सबसे अधिक जो होती है वो चांदी होती है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर, इसलिए इसका विद्युत चालकता बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य का कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करता है। मनुष्य का कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यही सबसे ज़्यादा हमारा कार्य करता है और यही सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा का खपत करता है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 26 है कि बिजली का प्रतिरोध किसमें सबसे अधिक होता है। बिजली का प्रतिरोध किसमें सबसे अधिक होता है, तो सबसे जो अधिक बिजली का प्रतिरोध होता है वो होता है प्लास्टिक में। अगला सवाल है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किस प्राणी द्वारा किया जाता है, तो चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया करता है। अगला सवाल है कि कौन सी कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कौन सी कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है, तो श्वेत रक्त कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वहीं ऑक्सीजन को बांधकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। अगला सवाल है सॉरी मैंने श्वेत बता दिया था, इसका राइट आंसर लाल होगा आरबीसी होगा, सॉरी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में होता है। किस अम्ल का उपयोग, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार के बैटरी के रूप में किया जाता है। कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। अगला सवाल है कि पौधों के किस अंग से पत्तियां जुड़ी होती है, तो पौधे के तने से हमारी सभी पत्तियां जुड़ी होती है। जो पत्तियों में एक प्रकार का रंध्र पाया जाता है, इसको हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं रंध्र को, और यही जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला सवाल है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, तो वो होता है पारा। पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वहीं बात करें अधातु की, तो अधातु में एक होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो धातु की तरह ही कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो सूर्य की रोशनी में आप लोगों को पता होगा कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि थोड़ा धूप में रहा कीजिए। अगला सवाल है कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसमें सूर्य का उपयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन का जो संचय एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है वो होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। और वहीं बात करें पृथ्वी की जड़ से पानी का जो परिवहन किया जाता है तो वो होता है जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा है।
इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा है? तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों इंद्रधनुष बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहेंगे कि अपवर्तन ही होता है, लेकिन नहीं, परावर्तन भी होता है। ऐसे मान लीजिए प्रकाश का बूंद है, ऐसे प्रकाश आया तो 7 रंग विभक्त हो गया, और यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाती है, यहाँ फिर ऐसे आती है, तो ये हमको 7 रंग दिखाई देता है, तो हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन और यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंद्रधनुष बनने में। और एक साथ हमेशा दो इंद्रधनुष बनता है, जिसको हम लोग एक प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और एक द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकीला होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा मध्यम कलर का होता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, यानी SI यूनिट। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए हमारा आयरन जिम्मेवार है, आयरन। और यही एक धातु हो जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो मानव शरीर में पाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर शुक्र होने वाला है। और एक ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुण। एक इधर से 2 नंबर पर जो होता है वह उल्टा दिशा में घूमता है, और सबसे दूर से जो 2 नंबर पर होता है वो उल्टी धुरी में घूमता है। जैसे कि इधर से 2 नंबर पर क्या होता है? तो शुक्र होता है, और इधर से 2 नंबर पर क्या होता है? तो अरुण होता है। यही दोनों जो होता है वो उल्टी दिशा में घूमता है सभी ग्रहों की अपेक्षा। अगला सवाल देखिए क्या है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए जिम्मेवार है, ग्रीन हाउस के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है कि पानी के क्वथनांक को किस प्रक्रिया से कम किया जा सकता है? पानी का क्वथनांक डिपेंड करता है कि वायुमंडलीय दाब कितना है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण उसके जो पानी का क्वथनांक होता है, किसी भी चीज़ का क्वथनांक होता है, वो घटते चला जाता है, यानी वायु दाब को घटाकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी इन दोनों में कार्बन पाया जाता है, दोनों कार्बन से ही बना होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। और एक हीरा ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ज़्यादा अधिक कठोर होता है, दुनिया में सबसे अधिक कठोर हीरा ही होता है। और ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी मुलायम होता है। अगला, और धातु का चालक भी होता है, विद्युत का चालक भी होता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है? पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है? तो पृथ्वी के मेंटल भाग में मैग्मा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है कि किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम लोग मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत ही जहरीली गैस होता है, जो कि बहुत अधिक जहरीला होता है। इसका सूत्र होता है CO, यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र। अगर यहीं पे 2 लगा दे तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, जो हमारे शरीर से उत्सर्जित किया जाता है और पेड़ पौधे वहीं अवशोषित करते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये हड्डी हम लोगों के कान में पाई जाती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। अगला सवाल है कि कौन सी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है? कौन सी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है? तो संघनन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। और ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो अगला सवाल है कि लाल रंग का मिर्च का तीखापन किस कारण से होता है? कि जो लाल रंग का मिर्च होता है उसका जो अधिक तीखा होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैप्साइन के
कैप्साइसिन के कारण होता है। उसका अधिक तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधन है जो एक बार खत्म हो जाने पर पुनः वो दोबारा बन जाता है, और गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो होते हैं जो एक बार खत्म होने पर उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो हमारा जो कोयला है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका स्टोर सीमित है। ये एक बार खत्म हो जाने पर इसको बनने में फिर से करोड़ों वर्षों लगेंगे। और जो सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। अगला सवाल है कि कौन सी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है। कौन सी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है। तो वो जो अल्ट्रावायलेट किरण है, पराबैंगनी किरण है, वो त्वचा के कैंसर के लिए कारण हम लोग के लिए बन सकती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। और जो हम लोग का ओजोन परत है, इसी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को नहीं पता थी, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता थी आप लोग सबको याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सवालों का आंसर आप लोगों का सही हुआ। ऐसे टेस्ट दीजिए और बताइए कि कितना कितना आप लोगों का सही होता है। ऐसे ये होता है कि इससे पता चलता है कि हम लोग को कितना तैयारी हो चुका है। और बताइए कि कौन कौन CV रमन एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है और किसका तैयारी पूरा हो चुका है। और नहीं हुआ है तो आप हमारे वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी को ऑल पर दबाकर दोस्तों में शेयर करना होगा और वीडियो को लाइक भी करते रहना होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।